नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। दोस्तों के साथ मिलकर बहन से किया गैंगरेप, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। पटना में कोचिंग जा रही लड़की को बगीचे में ले विरोध करने पर पीटा। पटना सिटी बाईपास में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, ऑटो सवार 4 लोग बुरी तरह घायल, ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार। टापू, जहां रेगिस्तान था वहां समंदर जैसा नजारा। लूडो की गेम्स में हारने पर कर्जा उतारने के लिए बने लुटेरे, दोसा से चैन स्नैचिंग करने आए जयपुर, डराने के लिए लाए थे देसी कट्टा। हाईवे पर ट्रक और बाइक बनी आग का गोला, लगा जाम, ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई जान, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन के साथ दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। उसके 4 दोस्त ने इस दरंगी में उसका साथ दिया। लड़की के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वारदात के बाद गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। वारदात 7 अक्टूबर को जिले के नौबतपुर में हुई, लेकिन 13 अक्टूबर को इसका वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता की उम्र 16 साल है। आरोपी भाई 17 साल का है। पुलिस ने आनन फानन में प्राथमिकी दर्ज की है। इसके बाद छापेमारी कर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में उसका 164 का बयान दर्ज करवाया है। परिजनों का कहना है कि लड़की ने वारदात के बारे में बताया था, लेकिन वीडियो वायरल करने की धमकी के कारण वो चुप रहे। बुधवार वीडियो वायरल होने के बाद लड़की को गहरा आघात पहुंचा। परिजनों का कहना है कि लड़की ने हम लोगों की जान बचाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला और दरिंदों के डर से 5 दिनों तक मामले को छिपाई रही। परिजनों का आगे और भी कहना है कि इस दिनों हरकत से हम लोग दंग है। मामले में लड़की के चचेरे भाई और उसके एक दोस्त पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके अन्य 3 दोस्त की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने पीड़िता को और आरोपी दोनों को नाबालिग बताते हुए पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वो अपनी साइकिल से घर के पास लगे कोचिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान उसके चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरन उसका रास्ता रोक लिया, जबरदस्ती उठाकर पास के एक बगीचे में ले गए। सुनसान जगह में ले जाकर दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि दुष्कर्म करने के बाद भाई ने इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे डाली। लड़की के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के लोगों से पहुंचे और लड़की को अर्धनग्न अवस्था में किसी तरह घर पहुंचाया। घटना के बाद जब पीड़िता ने अपने घर वाले को पूरी कहानी बताई तो लड़के के परिजनों में लड़की और उनके माता पिता को वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दे डाली। नौबतपुरा थाना प्रभारी दीवान ए इकराम ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बाकियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही नाबालिग है। पटना सिटी के बाईपास में गुरु गोविंद सिंह पथ के नजदीक गुरुवार की सुबह एक ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने बताया कि ऑटो में सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। हादसे के बाद आज सुबह पटना सिटी के बाईपास रोड पर काफी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार पटना सिटी के बाईपास से एक ऑटो गुजर रहा था, जिस पर 4 लोग सवार थे। दूसरी तरफ पूर्व की तरफ से एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इसी क्रम में ऑटो पर सवार
4 लोग बुरी तरह घायल हो गए और चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए और ऑटो में फंसे घायल लोगों को जल्दी जल्दी निकालकर पास के नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि ऑटो पर सवार सभी लोग की हालत काफी गंभीर लग रही है। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना बाईपास थाने को दी। सूचना मिलते ही बाईपास थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस क्रम में मौका मिलते ही ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मानसून में बारिश का ऐसा नजारा देखने को मिला जब रेगिस्तान में भी झरने चलने लगे। इधर बारिश के बाद बाड़मेर के जाखरडा रण क्षेत्र में समंदर जैसा नजारा देखने को मिला। इन 3 महीने की बारिश के बाद पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पूरे एरिया में 500 टापू बन गए हैं। दरअसल जाखरड़ा खारे पानी का रण बाड़मेर जालोर सीमा पर है। यहां करीब साल पहले अवैध खनन होता है। इसकी वजह से यहां गड्ढे बन गए थे, लेकिन इस बार हुई बारिश में यह गड्ढे जब भर गए तो यहां टापू जैसा नजारा देखने को मिला। इस एरिया में पक्षियों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाना भी प्रस्तावित है। दरअसल रेगिस्तान में पानी की कमी और लगातार अकाल होने की वजह से यहां से पक्षी और अन्य वन्यजीव पलायन करने लगे थे, लेकिन अब यह प्रवासी पक्षियों की पहली पसंद बन चुका है। जाखरा रण वन क्षेत्र है। यहाँ नर्मदा नहर का ओवरफ्लो पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में दूर दूर तक फैले रण में पानी के बीच जगह जगह उभरे टापू और उस पर लवण की परत जमा होने पर यह इलाका टापुओं की तरह नजर आ रहा है। जंबेश्वर वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट सोसाइटी के जिला संयोजक भंवरलाल बाबू के मुताबिक 15 साल पहले इस इलाके में अवैध खनन होने की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। नर्मदा नहर का ओवरफ्लो का पानी यहां पर आता है। इस वजह से वन जीव के साथ विदेशी पक्षी भी यहां पर आते रहते हैं। यह इलाका पूरा लवणीय रण है। नर्मदा नहर आने के बाद यहां ओवरफ्लो पानी आ जाता है। इससे करीब करीब साल भर पानी भरा रहता है। इसमें 3000 वन्य जीव रहते हैं, साथ ही देशी विदेशी पक्षी आते हैं। बीते साल 2563 वन्य जीव देखे गए थे। वन्य विभाग की हुई गणना के मुताबिक बाड़मेर जिले में गत 2 साल में 4932 प्रवासी पक्षी आए हैं। वर्ष 2020 में 73 प्रजाति के 2,594,094 पक्षी नजर आए, तो वर्ष 2021 में 74 प्रजाति के 2,338 पक्षी देखे गए। इसमें कई पक्षी तो यूरोप, ईरान से यहां तक पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के रेगिस्तान में कई विदेशी पक्षी पहुंचे हैं। यहां पाइट्स, ओवेसेट, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रे हेरन, यूरासियन कलरयू, ब्लैक टेल्ड गोल्डबिट सहित कई तरह के पक्षी बाड़मेर में वन विभाग की गणना के दौरान नजर आए हैं, लेकिन यहां संरक्षण नहीं होने की वजह से ये कई समय तक यहां रुक नहीं पाते। दोरीमंदा के क्षेत्र के झारखंडा में दूर दूर तक फैले रण में कई जगह पे पानी के जमाव के साथ साथ पानी में उभरे बर्फ के टापू नजर आ रहे हैं। यह क्षेत्र 333 हेक्टेयर में फैला है, लेकिन इसके संरक्षण को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ है। जबकि यहाँ यूरोप, ईरान से पक्षी पहुंच जाते हैं, लेकिन वन क्षेत्र और पक्षी विहार नहीं होने पर पक्षी स्थायी बसेरा नहीं कर पा रहा है। यहां नर्मदा नहर का पानी पहुंचने के बाद यह रण हरा भरा नजर आ रहा है। जाखरा रण क्षेत्र में वर्ष 2018 की पक्षी गणना के दौरान देश का सबसे बड़ा पक्षी ग्रे हेरन भी नजर आया था। जयपुर पुलिस ने चेन स्केचिंग में 2 बदमाशों को बुधवार रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में यूज पावर बाइक और एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। मालवीय नगर थाना पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने ऑनलाइन लूडो गेम्स में रुपया हारने के बाद उधार चुकाने के लिए जयपुर में चैन लूटने का आना बनाया। एसएचओ धर्मराज चौधरी ने बताया कि चैन स्केचिंग के मामले में आरोपी भीम सिंह मीणा निवासी नांदरी बालाजी दौसा और विकास मीणा निवासी कोतवाली दौसा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भीम सिंह दौसा कोतवाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्यारेलाल का बेटा है। दोनों आरोपी दोस्त हैं। मोबाइल पर ऑनलाइन लूडो गेम खेलने के कारण पिछले कुछ दिनों में दोनों 50-50 हजार रुपये हार गए थे।
यह रुपये दोनों ने अपने किसी परिचित से उधार लेकर चुका दिए। उसके बाद परिचित ने रुपया मांगना शुरू किया। उधार लिए रुपये चुकाने के दोनों आरोपी दौसा से दोस्त की पावर बाइक लेकर शनिवार शाम जयपुर पहुंचे। यहां पर दोनों ने बालाजी मोड़ के पास किसी की चैन लूट ली। यहां मौजूद लोगों ने दोनों का पीछा किया तो हंस मार्ग पर बाइक स्लिप होने पर गिर गए। दोनों देसी कट्टा दिखाते हुए भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हंस मार्ग में अलग अलग जगहों पर पकड़ लिया। फिलहाल चैन लूटने वाले व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट नहीं दी है। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों बदमाश शिकराई से दोस्त रविंद्र के पास से हथियार लेकर आए थे। दोनों की प्लानिंग थी कि चैन लूटने के बाद कोई विरोध करेगा तो उन्हें हथियार दिखाकर डरा देंगे। वारदात के लिए काम में लिए बाइक की रास्ते में नंबर प्लेट हटा दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में यूज पावर बाइक जब्त कर लिया है। दोनों के पास मिले देसी कट्टे और 2 कारतूसों को भी पुलिस ने जब्त किया है। बाड़मेर मेगा हाईवे डाबड़ गांव में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार उछलकर दूसरी ओर गिर गया और ट्रक बाइक को 300 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। अचानक ट्रक में आग लग गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक और बाइक में लगी आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रक और बाइक जलकर राख हो चुके थे। घटना बाड़मेर जिले के गुड्डा मालानी डाबड़ गांव की है। हाईवे करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। वहीं हादसा पेट्रोल पंप से महज 50 मीटर दूरी पर हुआ। पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 11:30 बजे बालोतरा से गुड्डा मालानी की तरफ जा रहे कच्चा माल यानी कि साबुन बनाने का वाला जो माल था उससे भरे ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार उछलकर दूर जाकर गिर गया। ट्रक बाइक को घसीटता हुआ करीब 300 मीटर दूर ले गया। इस दौरान ट्रक और बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही देखते ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एम्बुलेंस पायलट बाखरराम और ईएमटी किशनराम ने हॉस्पिटल पहुंचाया। आग ने कुछ ही मिनट में विकराल रूप ले लिया। मेगा हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। आसपास के ग्रामीणों ने रेत और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। रागेश्वरी टर्मिनल से फायर ब्रिगेड पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक ट्रक और बाइक जलकर राख हो चुके थे। एएसआई अमर राम के मुताबिक बाइक सवार राजूगिरी अमृतगिरी जो कि नगर गंभीर का रहवासी है वो घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर उसको किया गया है। गंभीर हालत होने के चलते जोधपुर रेफर बाद में किया गया। 1 घंटे बाद जाम को खुलवाया गया। बाइक और ट्रक जलकर राख हो गए हैं। हादसा डाबड़ गांव में हुआ है। ट्रक में आग लगाने के बाद आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया था। घटनास्थल से पेट्रोल पंप महज 50 मीटर की दूरी पर ही था। पेट्रोल पंप और आसपास के लोगों को डर सताने लगा। इससे बड़ा हादसा टल गया। हादसा करीब 11:15 बजे हुआ। करीब आधे घंटे बाद रागेश्वरी टर्मिनल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। गुड्डा मालानी और आरजीटी थाने की पुलिस मई जाप्ते मौके पर पहुंचे। करीब 12:15 बजे जाम को खुलवाया गया। 1 बजे तक ट्रक पर पूरी तरह आग पर काबू पा लिया गया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। My life, my Lyra. क्या लेंगी छोटी मैम साहब? 1 पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला, बस? और कुछ नहीं। मम्मी सिर्फ वंडर और बाकी मसाले और कुछ नहीं।
नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बीकानेर के महाजन में पंजाब की जिस लड़की की हत्या करके शव फेंक दिया गया था, हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। आश्चर्य की बात है कि हत्या करने वाला उसका चचेरा भाई ही था। उसने धोखे से बहन को महाजन रेलवे स्टेशन पर उतारा और रेत के टीलों के बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर चुन्नी से गला दबाकर उसको मार दिया। बीकानेर पुलिस ने बड़ी मुस्तें दिखाते हुए कुछ ही घंटों में ही चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मुक्तसर में रहने वाला परिवार इन दिनों बीकानेर में मेघासर गांव में मजदूरी पर आया हुआ है। उसका चचेरा भाई सेंटी खंडूराम ओड भी उनके साथ था। सेंटी महज 20 साल का है। उसे पता चला कि उसकी नाबालिग चचेरी बहन का किसी से रिश्ता है। जब भाई बहन वापस पंजाब की ओर जा रहे थे तो सेंटी ने रास्ते में शराब पी थी। महाजन के पास अपनी बहन को ट्रेन से यह कहते हुए उतार लिया कि उसका मोबाइल कहीं रह गया है। भाई के कहने पर बहन नीचे उतर गई। सेंटी ने उसे लेकर पटरियों पर चलते चलते सुनसान जगह आ गया। यहां पहले बहन के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसी की चुन्नी से उसका गला दबा दिया। वही रेत में गड्ढा खोदकर बहन का शव दफना दिया। रेत धीरे धीरे उड़ती चली गई और बहन का शव बाहर आ गया, जिसके बारे में पुलिस को सूचना कर दी गई। उधर सेंटी ने गांव पहुंचकर परिजनों को बताया कि बहन किसी के साथ भाग गई है। इसके बाद वो वापस मेघासर मजदूरी के लिए आ गया। उसे लगा कि पुलिस उस पर शक नहीं करेगी। पुलिस ने मृतका की बॉडी की शिनाख्त की तो कपड़ों से एक रेल टिकट मिला। इस आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पता चला कि उसके साथ एक लड़का टिकट लेकर रेल में चढ़ा था। यह भी पता चल गया कि दोनों जाने वाले कहां थे। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की के गांव पहुंचकर सब कुछ पता कर लिया। बाद में सेंटी को मेघासर से हिरासत में ले लिया। इस हत्याकांड का महज कुछ घंटों में खुलासा करने वाली टीम में 6 थानों की पुलिस थी। इसमें महाजन, नया शहर, लुणकरणसर, कालू, गजनेर साइबर सेल के अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्टाफ भी शामिल था। महाजन थानाधिकारी अनिल कुमार के अलावा नया शहर थानाधिकारी वेदपाल, चारों गजनेर के एएसआई धर्मेंद्र सिंह, कालू के थानाधिकारी सुरेश भील, हेड कांस्टेबल दीपेश यादव, दिलीप सिंह, गोपाल राम, गजेंद्र सिंह कांस्टेबल, रणजीत सिंह, नंदाराम, कुलदीप, विनोद, मलकीत सिंह और बागीरथ ने की इस टीम ने इस सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर में सीआईडी ने विश्वकर्मा स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह रेड की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री मालिक को भी मौके पर पहुंचे। सीआईडी के अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तेल बनाने का काम चल रहा था। जानकारी मिलने पर रेड की कार्रवाई को आज सुबह अंजाम दिया गया। मौके पर देखा तो हूबहू उसी तरह की पैकिंग में तेल को पैक किया जा रहा था। सीआईडी क्राइम ब्रांच के अफसरों ने बताया कि सरसों का मिलावटी तेल मौके पर पैक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में धनिया, हल्दी और मिर्ची की ब्रांडेड कंपनी के पाउच में खराब मसाले भरे जा रहे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को इस रेड में साथ लिया गया था। टीम ने मौके से फूड सैंपल उठाए हैं। वहीं बड़ी मात्रा में तैयार किए गए टीन के पीपे और 5 किलो के पाउच और बोतल बरामद की गई है। दोपहर बाद सीआईडी की टीम इसका खुलासा करेगी। इस खराब तेल की कीमतें भी करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थी, जबकि इसे बनाने में महज 15 से 20 रुपए की लागत आ रही थी। पामोलिन ऑयल और अन्य पदार्थों से यह नकली तेल बनाया जा रहा था। वहीं सरसों की खुशबू मिलाने के लिए एसेंस का उपयोग किया जा रहा था। कोटा के कुन्नाहाड़ी थाना इलाके में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आज सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सामने आ रहा है कि पत्नी से युवक की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने यह कदम उठा लिया था। मृतक के भाई भीम सिंह के अनुसार 28 वर्षीय प्रीतम सिंह नाता ने अपने कमरे में साड़ी के फंदे से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुनारी थाने के एएसआई करतार सिंह ने बताया कि मृतक प्रीतम सिंह आरसीसी का काम करता था। 6 दिन पहले किसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी
होने के चलते 6 दिन से उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। अपने दोनों बच्चों को उसने पास ही छोड़कर वो चली गई थी, जिसके चलते वह कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। कल रात को उसने अपने कमरे में साड़ी से पंखे पर फंदा लगाकर अपने आप को लटका लिया। जब देर रात छोटा भाई घर पर पहुंचा तो युवक फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसको एमबीएस अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के कमरे में किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिलने से मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर दीक्षांत समारोह में शामिल होने की गुहार लगाई। कहा कि 1 सप्ताह के भीतर हमारा नाम दीक्षांत समारोह में नहीं डाला गया तो सड़क पर निकलकर आंदोलन करेंगे। 3 साल के बाद 10 दिसंबर को बीएचयू का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में साल 2021-22 में पास आउट छात्रों को मेडल और डिग्री दोनों दी जाएगी, मगर इसके पहले वाले 2 सत्रों के छात्रों को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसमें से केवल मेडल विजेताओं को ही बुलाया गया है। ये बातें बीएचयू के छात्रों ने कही है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि दीक्षांत समारोह में भेदभाव किया जा रहा है। सत्र 2021-22 वाले छात्रों को मेडल और उपाधि दोनों ही दीक्षांत में बांटे जाएंगे, जबकि साल 2019-20 और 2020-21 सत्र के केवल उन्हीं छात्रों को शामिल किया गया है जिन्हें मेडल मिलेगा। उन छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा जिन्हें उपाधि नहीं मिली है। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार डिग्री या छात्रों के घर पर भेजने की बात कही जा रही है। आज इस भेदभाव के खिलाफ छात्र एकजुट हो रहे हैं। सेंट्रल ऑफिस को घेराव कर एक मुहिम शुरू की गई है। छात्रों में शामिल विपुल सिंह ने कहा कि कुलपति को एक चिट्ठी भी दी जाएगी। इस लेटर पर विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों का हस्ताक्षर होगा। इसके अलावा सभी फैकल्टी के छात्र छात्राओं को उस लेटर की प्रति और दीक्षांत समारोह के जिम्मेवार कमेटी को सौंपा जाएगा। फीस वृद्धि के खिलाफ बीएचयू कैंपस में गहमागहमी शुरू हो गई है। कैंपस में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी छात्र संगठन इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। एबीवीपी, एनएसयूआई और एआईएसए के सदस्यों ने बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। वहीं दूसरी ओर जगह जगह कागज और पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से डीन ऑफ स्टूडेंट ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की जाएगी। बांदा में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। न्यायालय में एक शख्स ने अपनी जिस पत्नी की दुर्घटना में मरने का दावा पेश कर क्लेम का दावा किया था, वह मंगलवार को न्यायालय में सशरीर पेश हो गई। बड़ी अदालत में वह जज से बोली, जज साहब मैं जिंदा हूं, मेरा पति न्यायालय में मुझे मरा दिखाकर क्लेम का पैसा हथिया कर मेरी हत्या करना चाह रहा है। महिला की बात सुनकर न्यायाधीश समेत अदालत में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। अदालत कोई कार्यवाही करती इसके पहले ही वहां मौजूद महिला का पति भाग निकला। कोर्ट ने एसपी को मामले की जांच कर 15 दिनों में आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामला पैलानी थाने के निवाइच गांव का है। निवाइच गांव के दयाराम बद्री ने चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपनी पत्नी सुधा को मरा दर्शाकर मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय में क्लेम का मुकदमा दायर किया था। हमीरपुर जिले के बरुआ सुमेरपुर के वार्ड नंबर 3 के निवासी गया प्रसाद और उनकी पत्नी पच्ची ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया कि हमने अपनी बेटी सुधा की शादी वर्ष 1998 में दयाराम बद्री प्रसाद के साथ की थी। शादी के बाद दयाराम दहेज के लिए बेटी को मारता पीटता था। 7 साल पहले उसने बेटी को घर से निकाल दिया था। उसके बाद सुधा देवी मायके में ही रह रही थी। सुधा देवी ने हाथ में अपने पति दयाराम का नाम गुदवा रखा है। सुधा के मुताबिक मेरे पति दयाराम ने किसी दूसरी महिला की मृत्यु को अपनी पत्नी सुधा देवी बताकर कुटरचित अभिलेख बनाकर फर्जी मुकदमा दायर किया है। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाई गई है। मेरे बीमा की 10 लाख की रकम व
हड़पना चाहता है। हलफनामे के बाद ही कोर्ट ने महिला को 11 अक्टूबर 2022 को सुधा देवी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के आदेश दिए थे। मंगलवार को मोटर वाहन न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में पेश हुई महिला सुधा ने क्लेम का विरोध कर उसे फर्जी बताया। न्यायाधीश ने कहा कि याची दयाराम और उनके अधिवक्ता बार बार बुलाने पर भी न्यायाधिकरण में उपस्थित नहीं हुए हैं। न्यायालय कर्मी ने बताया कि याची दयाराम उपस्थित था, लेकिन सुधा देवी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित देखकर वो भाग गया। आपको बताते चले कि सुधा को बहुत दुखाकर उसके पति ने थाना फैलानी में केस भी दर्ज कराया था, जिस पर आरोप पत्र न्यायालय में 4 मई 2014 को दाखिल किया गया था। तब से लगातार न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। करीब 7 साल बाद पत्नी के जीवित हाजिर होने से इस मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। सुधा देवी की ओर से पैरवी अधिवक्ता वेद प्रकाश गुप्ता ने की, जबकि याची की ओर से मोहम्मद यास्मीन पैरवी कर रहे हैं। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा को आदेशित किया गया कि याचिका से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिससे इस मामले में आगे की कार्रवाई हो सके। यदि जीवित आवेदिका सुधा देवी को कथन सत्य है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान कोर्ट में सुधा देवी के द्वारा यह भी बताया गया कि उसे अब इस बात का भय है कि दावा याचिका के याची दयाराम बद्री निवासी ग्राम डिवाइस थाना पैलानी उस पर दबाव डालने के लिए हमला कर सकता है। इस पर न्यायालय ने पुलिस को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को रखी गई है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।